नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस आईएएस के द्वारा एक नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट यानी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा 17 अप्रैल 2022 को यानी रविवार को सुबह 11 बजे आयोजित की जानी है। इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि इसके माध्यम से आप 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आप पंजीकरण करा सकते हैं 16 अप्रैल 2022 शाम 6 बजे तक। इसके संदर्भ में आपको जो लिंक है वह वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस प्रकार से आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह एक आकर्षक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का सुनहरा मौका है। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी के अंबाडावे शहर में हुआ था। वह बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी का हिस्सा थे, जिसने 1925 में साइमन कमीशन के साथ कार्य किया था। उन्होंने मूक नायक, हरिजन और बहिष्कृत भारत जैसे पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत की। उपरोक्त कथनों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है और आपके विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 कि 1, 2 और 3। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि उनका जन्म आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश के महू सेना छावनी में हुआ था। एक दलित के रूप में जन्मे उन्हें एक अछूत के रूप में माना जाता था। अतः कुलीन संस्थानों में अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात उन्होंने जाति व्यवस्था के कट्टर आलोचक के रूप में स्वयं को स्थापित किया और इस प्रकार से उनके द्वारा जाति के विनाश का आह्वान किया गया था। वह एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और दलित नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया, भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया और हिंदू धर्म को त्यागने के पश्चात दलित बौद्ध आंदोलन को भी प्रेरित किया था। आपको ध्यान रखना है कि वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी का भी हिस्सा थे, जिसने 1925 में साइमन कमीशन के साथ कार्य किया था। उनके द्वारा अनेक पत्र पत्रिकाओं आदि का भी संपादन और संचालन किया गया, जिसमें मूक नायक महत्वपूर्ण है, बहिष्कृत भारत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ समता और जनता आदि पत्रिकाएं भी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि हरिजन पत्रिका के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि वह गांधी जी के द्वारा संपादित की गई थी। इस रूप में जो तीसरा कथन है और पहला कथन है वह सही नहीं है, केवल दूसरा कथन हमारा सही है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। आज के अखबारों में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिससे यह विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। महावीर स्वामी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें बुद्ध का समकालीन माना जाता है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की भर्त्सना नहीं की। जैन भगवान या देवताओं में उस तरह विश्वास नहीं करते हैं जिस तरीके से कई अन्य धर्म करते हैं। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। महावीर स्वामी और जैन धर्म के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म प्रमुखता से सामने आता है। जब भगवान महावीर ने धर्म का प्रचार किया, उन्हें अनेक रूपों में महात्मा गौतम बुद्ध का समकालीन भी माना जाता है। मूल रूप से उनके द्वारा तत्कालीन वैदिक धर्म की भर्त्सना की गई। हालांकि वह वर्ण व्यवस्था के प्रति उतने परिवर्तनकारी आलोचक नहीं दिखाई दिए जितना उनसे अपेक्षित था। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि जैनों का जो ईश्वर संबंधी विश्वास है वह अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि जैन भगवान या देवता में इस रूप में विश्वास नहीं करते हैं जिस तरीके से कई अन्य धर्म दिखाई देते हैं। जैन धर्म देवी देवताओं के अस्तित्व को यूं तो नकारता नहीं है। हालांकि जैन धर्म के अनुसार यह जो ब्रह्मांड है वह आत्मनिर्भर है, जो न कभी बना था और न ही कभी नष्ट किया जा सकता है।
इस प्रकार से जैन धर्म ईश्वर की अवधारणा को ब्रह्मांड के निर्माता, ब्रह्मांड के संरक्षक या फिर संहारक के रूप में नहीं मानता है। इस रूप में आप ये कह सकते हैं कि जो तीनों के तीनों जो कथन हैं वह हमारे सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। आज के अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिससे महावीर स्वामी और जैन धर्म परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? एंथ्रेसाइट में सभी कोयलों की तुलना में उच्च ऊर्जा क्षमता होती है। बिटुमिनस कोयले में कार्बन का प्रतिशत 25 से 35% के बीच होता है। आपके विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, कि ना तो 1 ना ही 2। कोयले के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत में कोयला सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में उपस्थित जीवाश्म ईंधन है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोयले के वर्गीकरण के संदर्भ में एंथ्रेसाइट उच्चतम कैलोरी मान वाला कोयले की सबसे अच्छी गुणवत्ता होती है, जिसमें 80 से 95% कार्बन सामग्री होती है। वहीं दूसरी ओर बिटुमिनस प्रकार के कोयले में 60 से 80% कार्बन सामग्री के साथ नमी की मात्रा कम होती है और इसका उच्च कैलोरी मान देखा जाता है। इसके अतिरिक्त लिग्नाइट प्रकार के कोयले में 40 से 55% कार्बन सामग्री होती है और यह उच्च नमी सामग्री के साथ भूरे रंग का होता है, इसलिए जलने पर धुआं देता है। इसके अलावा पीट प्रकार का कोयला कम कैलोरी मान और 40% से कम कार्बन सामग्री के साथ लकड़ी से कोयले में परिवर्तन का पहला चरण कहा जाता है। इस रूप में यदि हम कहें तो पहला वाला जो हमारा विकल्प है वह सही है, हालांकि दूसरा वाला जो हमारा विकल्प है वह सही नहीं है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें खनन से पूर्ण हो चुकी या व्यवहारिक रूप से अनुपयुक्त भूमि के उपयोग को सुविधाजनक बनाने और कोयला क्षेत्र में निवेश और रोजगार सृजन बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोल बियरिंग एरियाज अधिग्रहण एवं विकास अधिनियम 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग हेतु एक नई नीति को मंजूरी दी है। इस नीति में कोयला और ऊर्जा से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास और स्थापना के उद्देश्य से ऐसी भूमि के उपयोग का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इशिहारा परीक्षण की सही व्याख्या करता है? यह एक परीक्षण है जिसके द्वारा रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाया और उसे मापा जाता है। यह एक रंग भेदन परीक्षण है जिसके माध्यम से लाल हरे रंग में भेद ना कर पाने का पता लगाया जाता है। यह वायरस जैसे विशिष्ट जीवों के आनुवांशिक लक्षणों का पता लगाने वाला एक परीक्षण है कि यह सर्वाइकल कैंसर की एक नियमित जांच प्रक्रिया है। इशिहारा प्लेट टेस्ट के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह एक ऐसा परीक्षण है जो आमतौर पर नियमित रंग दृष्टि जांच के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें वृत्तों की प्लेट के माध्यम से उनमें रंगों का उपयोग करके कलर ब्लाइंडनेस की जांच की जाती है। कलर ब्लाइंडनेस के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे रंग न्यूनता या कलर डिफिशियंसी के रूप में भी कहा जाता है और यह रंगों को सामान्य रूप से देखने में असमर्थता को दर्शाता है। एक कलर ब्लाइंड व्यक्ति अक्सर कुछ रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं, जो आमतौर पर हरा और लाल होता है और इसमें कभी-कभी नीला भी शामिल हो जाता है। इस रूप में यदि आप देखेंगे तो बी हमारा जो विकल्प है वह सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। आज के इंडियन एक्सप्रेस में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। इस चित्र में भी आप इशिहारा प्लेट टेस्ट परीक्षण को देख सकते हैं। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2021 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। पांडुलेन गुफा नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है कि अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। अजंता की गुफाओं के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अजंता गांव के पास अवस्थित हैं, जो वाघौरा नदी की घाटी में स्थित हैं।
इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि सांची वेतवा नदी के पश्चिम में एक ऊंचे पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। साथ ही साथ पांडुलेन की गुफाएं गोमई नदी पर अवस्थित हैं। इसके अलावा अमरावती स्तूप कृष्णा नदी की घाटियों में अवस्थित है। इस रूप में यदि हम देखें तो पहला विकल्प हमारा सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम बात करेंगे कॉपीराइट की, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। हाल ही में प्रसिद्ध संगीतकार और गीतकार इलैयाराजा ने एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी है जिसने उन्हें 1980 के दशक की 30 फिल्मों के लिए अपने स्वयं के संगीत कार्य और मास्टर रिकॉर्डिंग पर अपने कॉपीराइट का दावा करने से स्थायी रूप से रोक दिया था। इससे बौद्धिक संपदा अधिकारों और साथ ही कॉपीराइट का जो मुद्दा है वह फिर से चर्चा में आ जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बौद्धिक संपदा और इससे संबंधित अधिकार क्या होते हैं। बौद्धिक संपदा दिमाग अथवा मस्तिष्क की रचनाओं को संदर्भित करता है और इसमें आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले विविध प्रकार के प्रतीक, नाम और चित्र आदि शामिल होते हैं। इन्हें विभिन्न कानूनों के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकार या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रूप में शासित किया जाता है। इसके अंतर्गत यदि हम कॉपीराइट कानून के बारे में बात करें तो मूल रूप से इसके संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि कॉपीराइट कानून साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों आदि को दिए गए अधिकारों के एक बंडल को दर्शाता है। कॉपीराइट कानून के तहत प्रदान किए गए अधिकारों में कार्य के पुनरुत्पादन का अधिकार, जनता के लिए कार्य का संचार, कार्य का अनुकूलन और कार्य के अनुवाद को शामिल किया जाता है। भारत में कॉपीराइट को कॉपीराइट कानून 1957 के माध्यम से शासित किया जाता है, जिसे 2012 में संशोधित किया गया था। इसके माध्यम से साहित्यिक, नाटकीय, संगीत संबंधी और आर्टिस्टिक कार्यों को लेखक के जीवन काल और लेखक की मृत्यु से सामान्यतः 60 वर्ष तक सुरक्षित किया जाता है। भारत में एक बहुत बड़ा कॉपीराइट आधारित रचनात्मक उद्योग है। इसके तहत कॉपीराइट अधिनियम को व्यापक बनाया गया है और हाल के संशोधनों के साथ रचनाकारों के अधिकारों को भी मजबूत किया गया है। इसमें भारतीय न्यायालयों की भी भूमिका है, जिन्होंने विविध निर्णयों के माध्यम से कॉपीराइट मालिकों के अधिकारों को जनता के अधिकारों के साथ पर्याप्त रूप से संतुलित करने का कार्य किया है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि भविष्य में इसमें काफी चुनौतियां देखी जा सकती हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में कॉपीराइट के प्रवर्तन के रूप में दिखाई देती हैं, क्योंकि भारतीय कॉपीराइट मालिक अनेक बार डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि पर कॉपीराइट उल्लंघन और पायरेसी के शिकार होते हैं। यही कारण है कि इसके संदर्भ में कॉपीराइट अधिनियम के अलावा आपको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को याद रखना है, क्योंकि इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल क्षेत्र में कॉपीराइट के संदर्भ में कुछ प्रासंगिक प्रावधानों को लागू किया गया है। हालांकि इन सब के बावजूद फिल्मी गानों आदि के स्वामित्व को लेकर विवाद लगातार उठता रहता है, जिसको निवारित किए जाने की आवश्यकता है। आज के दैनिक क्विज में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।